हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्यू अर्नोल्ट की लिखी हुई एलिजी मेमोरियल वर्सेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आप इसका सबटाइटल देखिए, मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850। तो 1850 में क्या हुआ, तो 23 अप्रैल वो डेट थी जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई। तो इन्होंने मेमोरियल वर्सेस लिखा। तो मतलब एक ऐसी कविता जो कि किसी मेमोरी में लिखी जा रही है, खास करके वो बंदा जिसकी डेथ हो गई हो। तो इस तरह की पोइट्री को हम लोग बोलते क्या है लिटरेचर की लैंग्वेज में? एलेजी। ठीक है, तो एलेजी लिखी गई है, मगर इस पोइट्री में सिर्फ वर्ड्सवर्थ की बात नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे बायरन भी, यहाँ पे आपको दिखेंगे जर्मनी के बहुत अच्छे पोइट गोथ भी, ठीक है, और इंग्लैंड के ये थे। तो देखिए बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली पोएम्स है। साथ साथ जब इन दोनों की बात कर रहे हैं, बल्कि बोला जाए तो इन तीनों की जब बातें कर रहे हैं, तो वो विक्टोरियन टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो प्रॉब्लम फेस पैदा की हैं, इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। और इस चीज़ से वो हमेशा से परेशान रहे, आप सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। गोथ और बायरन इन दोनों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। गोथ भाई साहब वाइमर में सो रहे हैं, और ग्रीस में बहुत टाइम पहले बायरन का भी जो स्ट्रगल था वो सीज हो चुका है, मतलब कि ख़त्म हो चुका है। मतलब दे बोथ आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव, बट वन सच डेथ रिमेन्ड टू कम। मगर अभी भी एक ऐसी मौत आने वाली थी, द लास्ट पोएटिक वॉइस। ये कौन है? मिस्टर वर्ड्सवर्थ। अभी भी डम होना बाकी था। वो कौन था? और आज की वो दिन है, वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टूम। तो आज हम लोग वर्ड्सवर्थ की ग्रेव के सामने खड़े हैं। मतलब आज ये लास्ट पोएटिक वॉइस भी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है, छुप गई है, दब गई है। और आज ही वो मौका है जब मुझे मेमोरियल वर्सेस लिखना पड़ रहा है। When Byron's eyes were shut in death, we bowed our head and held our breath। तो राइमिंग स्कीम देखिए बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। सोल, रोल, सॉ, लॉ, ऑ, लाइफ एंड स्ट्राइफ। तो इस प्यारे में वो बायरन के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पे खास है, मेमोरियल वर्सेस में जो स्टैंजाज है वो बड़े अनइवन है। किसी में 8 लाइन है, किसी में 17 लाइन है, किसी में 9 लाइन है, किसी में 4 लाइन ही है। तो अजीब अजीब है। तो मैंने एक एक बार में एक एक पैरा लिया यहाँ पे। इस स्टैंजा में उन्होंने बायरन के बारे में बात की है कि जब उन्होंने लिखा तो इज्जत की वजह से हमने अपना सर झुका लिया, अपनी आंखें बंद कर ली। व्हेन बायरन्स आइज वर शट, और हमारी सांसें रुक गई। ही टॉट अस लिटिल, तो उन्होंने हमको पढ़ाया भी। तो जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है डायडैक्टिक। ओके, तो डायडैक्टिक लैंग्वेज थी। पोएम से हमको सीख मिलती थी। बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम लाइक द थंडर्स रोल। और उनकी जो पोइट्री है, ठीक है, तो हमारी जो सोल है वो वहाँ तक झकझोरती थी, ऐसे कि अंदर एक इमोशन पैदा हो जाता था, एक थंडर की तरह वो काम करता था। विद शिवरिंग हार्ट द स्ट्राइफ वी सॉ, और उसी इमोशन की वजह से हम उनको क्या करते थे? देखते रहते थे। ऑफ पैशन विद इटर्नल लॉ, तो ये जो उन्होंने हमारे अंदर इमोशन पैदा किया, तो इस इमोशन की वजह से हम उनकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड येट विद रिवरेंशियल ऑ we watched the fount of fiery life which served for that titanic strife। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, जो तरह तरह के उनके इमोशन थे, जो उनकी पोइट्री थी, जिसके वजह से जो उनकी लाइफ का जो क्रीडो था, जो वो आगे करना चाहते थे, तो इन सब स्ट्रगल की वजह से, इस स्ट्राइफ की वजह से, ये स्ट्राइफ छोटे नहीं थे, ये टाइटेनिक थे, बहुत ही बड़े थे। और इसीलिए हम सब के दिल में उन्होंने इज्जत पैदा करी है। ठीक है, तो ये उनकी पोइट्री में साफ साफ झलकता था। अब आ जाते हैं यहाँ पे गोथ के बारे में। यहाँ पे उन्होंने इस पैरा में 8 लाइन के स्टैंजा है, और यहाँ पे उन्होंने गोथ के बारे में बात किया है। व्हेन गोथ्स डेथ वाज टोल्ड वी सेड संक देन इज यूरोप्स सेजेस्ट हेड। ठीक है, तो कह रहा है कि जब गोथ की डेथ हुई तो हम लोगों ने कहा कि यूरोप का सबसे सेजेस्ट मैन, मतलब कि देखा जाए तो वाइजेस्ट मैन, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। और वो इसी आयरन एज, आपको मैं बता दूं, इंडस्ट्रियल एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी चला गया। अर्नोल्ड की नज़र में वो एक डॉक्टर भी थे। ठीक है, कैसे डॉक्टर थे अभी यहाँ पे आगे समझ में आएगा। गोथ हैज़ डन हिज पिलग्रमेज, तो गोथ का जो जर्नी थी आज वो अपने पिलग्रमेज में पहुँच गए। ही टुक द सफरिंग्स ह्यूमन रेस, ही रीड ईच वुंड, ईच वीकनेस क्लियर, एंड स्ट्रक his finger on the place and said thou ailst here and here। ठीक है, तो कह रहा है कि वो हर प्रॉब्लम को समझते थे, ह्यूमन रेस की हर सफरिंग को समझते थे, हर तकलीफ को समझते थे। ठीक है, और वो अपनी फिंगर को उसके जख्म के ऊपर रखते थे। ओके, और कहते थे दाउ एल्स्ट हेयर एंड हेयर, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पेन है, ठीक है,
यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब उनकी जो पोएट्री थी वो एग्जैक्टली बंदे की नब्ज को पकड़ती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लुक्ड ऑन यूरोप्स, अच्छा यहाँ पे उन्होंने गोथ के बारे में कंटिन्यू किया, कहते हैं ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आर ऑफ फिटफुल ड्रीम एंड फीवरिश पावर। तो कह रहा है कि देखिए सेम वही बात यहाँ पे है कि अब देखिए वो गोथ और बायरन को भूल गए, अब विक्टोरियन एज में जो आने वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करने लगे कि वो भी मेरी तरह, जैसे कि अर्नोल्ड को प्रॉब्लम थी उसी तरह से गोथ को भी प्रॉब्लम हुई है। तो यूरोप में होने वाली जितनी भी जो ड्रीम है, जो रैट रेस चल रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अभी तक चली आ रही है। हिज आई प्लंज्ड, प्लंज मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। विद विल्टरिंग स्ट्राइफ, विल्टरिंग मतलब होता है जो कि कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो अनकांस्टेंट, ठीक है, हमेशा शेक करती हुई स्ट्राइफ के साथ थी, उनकी आंखें पूरी तरह से डूब गई थी। द टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, साथ ही साथ एक टर्मोइल चल रहा था। टर्मोइल मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीटली डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो एज था वहाँ पे वॉर बहुत हुई है, डेथ बहुत हुई है वॉर की वजह से। तो उनका कहना था ही सेड व्हाट, द एंड इज एवरीवेयर, तो हर जगह मौत ही है, लाइफ एक्सपायर हो रही है, लाइफ का कोई भी आर्ट, और सिर्फ हम लाइफ को कहाँ जी सकते हैं, आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर, तो हमको सिर्फ आर्ट में ही जाके पनाह लेनी पड़ेगी। तो ऐसी जहाँ कंडीशंस में जहाँ पे वॉर चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों की लाइफ ख़त्म हो रही है और अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा है, इस सब चीज़ों की वजह से ही हैड अ काइंड ऑफ फेथ इन आर्ट ओनली। ही सेड दैट आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, take refuge there, and he was happy if to know causes of things and far below his feet to see the lurid flow of terror and insane distress and headlong fate be happiness। तो कह रहे हैं कि अभी भी उनको सिर्फ यही था कि सिर्फ आर्ट ही एक चीज़ है जो उनको टेरर और जो डिस्ट्रेस है जो उनकी लाइफ है उससे क्या कर सकती है, लिबरेट कर सकती है, और सिर्फ वही चीज़ है जिससे उनको आराम मिल सकता है उनकी सोल्स को, वो दैट इज़ व्हाट, आर्ट। और सिर्फ यही चीज़ है जो उनको सीधे कहाँ ले जाएगी, हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। सिर्फ आर्ट के पास ही ये पावर है, ये मैजिक है। ओके, तो दिस पैरा इज़ द लॉन्गेस्ट पैरा इन द होल पोल घोस्ट रिजॉइस। तो अब देखो, अभी तक उन्होंने बायरन के बारे में बात की, उन्होंने गोथ के बारे में बात की, और अब वो आ गए हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिनकी डेथ अभी सबसे हाल में लेटेस्ट में हुई है। कहते हैं कि पेल घोस्ट्स, मतलब कि ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे आदमी की मौत के बाद पहुँचता है, तो वहाँ पे कौन होंगे, घोस्ट होंगे, भूत होंगे। रिजॉइस, खुश हो जाओ, वाई, फॉर नेवर हैज़ सच सूदिंग वॉइस बीन टू योर शैडोई वर्ल्ड कन्वेड। तो जितनी सूदिंग वॉइस, जितनी हीलिंग वॉइस वर्ड्सवर्थ की है, ऐसी कोई वॉइस तुम्हारे वर्ल्ड में, तुम्हारी दुनिया में, जो आफ्टर लाइफ की दुनिया है, उस दुनिया में कभी आई ही नहीं होगी। तो खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड्सवर्थ की आत्मा आ रही है, वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं तुम्हारे पास मौत के बाद। सिंस अर्स्ट एट मॉर्न some wandering shade heard the clear song of Orpheus come through hates and the mournful gloom। अच्छा, तो ऑर्फियस को मैंने बता दूं इसके बारे में कि ये एक म्यूजिशियन था जिसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो वो हेड्स के पास गया। तो हेड्स कौन है, गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। तो यमराज के पास गया अपनी वाइफ की आत्मा को वापस मांगने के लिए, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब ये म्यूजिशियन जब आया था और रिक्वेस्ट कर रहा था, मॉर्नफुल ग्लूम में गाना गा रहा था, ठीक है, तब लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ कोई म्यूजिकल चीज़ बजी थी, उसके बाद आज तक कुछ भी म्यूजिकल नहीं हुआ है। तो अब वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं तो ही अब दूसरी चीज़ होगी जो कि म्यूजिकल होगी, ठीक है। तो ऑर्फियस के अलावा कुछ भी म्यूजिकल नहीं हुआ। वर्ड्सवर्थ हैज़ गॉन फ्रॉम अस एंड ये मे यू फील हिज वॉइस एज वी। तो जितनी वॉइस हम लोगों ने एंजॉय की उनकी, उतनी ही अब तुम लोग भी एंजॉय करोगे। कौन, पेल घोस्ट्स। अच्छा, ही टू अपॉन ए विंट्री क्लाइम हैड फॉलन ऑन दिस आयरन टाइम। तो अब देखिए फिर अपने आप से कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे मैं इस इंडस्ट्री हूँ, परेशान हूँ, सेम उसी तरह से वो भी परेशान थे, वो भी फॉल कर गए। कहाँ पे, ऐसे टाइम में जब क्या हो रहा है, दिस इज़ द आयरन टाइम ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड फियर। तो ये देखिए चारों के चारों नेगेटिव टर्म हैं। और नंबर 1 आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। He found us when the age had bound our souls in its benumbing round। तो ये जो एज है ये आयरन की एज है। आयरन की एज बोला जाए तो मशीन की एज है, ठीक है। तो ये जो मशीन है इसने सबको क्या कर दिया है, मतलब इसकी जो सोल है वो नम हो गई है। नम मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न हो गई है। He spoke and loosened our heart in tears। तो जब वो बोले
तो हम लोग के हार्ट जो है वो खुल गए और उससे आंसू बहने लगे। ठीक है, जो अब तक नम हो गया था, मर गए थे हम लोग, आज हमारे दिल क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो और हमको बिल्कुल वैसा तरोताज़ा बना दिया, वैसा फ्रेश बना दिया जैसे कि हम आज ही पैदा हुए हैं। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस एंड वी हैड ईज। ठीक है, तो हमको रुलाया भी उन्होंने, ठीक है, टीयर्स में, और हमको स्माइल भी कराई अपनी पोइट्री से। ठीक है, और हमको खुश भी किया, और हमको क्या मिला लास्ट में, ईज मिली, संतुष्टि मिली, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, तो अब ये बता रहा है कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग उस टाइम जब वर्ड्सवर्थ नहीं थे और जब वर्ड्सवर्थ आए। द हिल्स वर राउंडर एंड द ब्रीज वेंट ओवर द सन लिट फील्ड्स अगेन, आवर फोरहेड्स फेल्ट द विंड एंड रेन। ठीक है, तो जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने हम लोग को एहसास दिलाया अपनी सराउंडिंग का, अपनी नेचर का, तो हमने देखा हाँ यार, हमारे आसपास हिल्स भी है, हवा भी बहती है, सूरज निकल रहा है, फील्ड्स क्या हो रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं आज। ठीक है, और पहली बार हमारे फोरहेड्स ने क्या किया, फील किया विंड को और रेन को। आवर यूथ रिटर्न, और हमारा यूथ जो है वो लौट आया, हमारी जवानी लौट आई, हम खुश हो गए। एंड देयर वॉज शेड, ठीक है, फॉर, क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या था, देयर वॉज शेड ऑन स्पिरिट्स दैट हैड लॉन्ग बीन डेड। तो बहुत ज़्यादा टाइम पहले ये सब चीज़ें मर गई थी, स्पिरिट्स ड्राइड अप। तो हमारी जो जहन है, हमारा हमारी जो वो चीज़ है वो क्या हो गई थी, सूख गई थी, हमारा ये सब कुछ खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। क्लोजली फर्ल्ड, ठीक है, फर्ल्ड मतलब होता है रोल हो जाना। ठीक है, तो हमारी आंखें बंद हो गई, हमारा जो हार्ट था वो खूबसूरती को देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ल्ड। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो आंखें थी, हमारा जो हार्ट था, वो सब बंद हो चुका था। तो जब वर्ड्सवर्थ आए तो उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे लिए खोल दी। सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट man's prudence and man's fiery might, time may restore us in his course, Goath's his mind and Byron's force। ठीक है, तो कह रहा है जैसे कि अंधेरे के बाद क्या आता है, लाइट आती है, ब्रिंग टू लाइट। जो इंसान की जो बुद्धि है और जो उसका जो ताकत है, टाइम में रिस्टोर, तो क्या पता वो भी वक्त के साथ लौट आए। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री क्या कर, अपने आप को रिपीट कर, वो अपने आप को रिपीट करती है। तो क्या पता वक्त के साथ गोथ जैसा माइंड वापस आ जाए, बायरन जैसी जो फोर्सफुल पोएम लिखने वाला हो, हमारे दिलों को झकझोर देने वाली पोएम हो, क्या पता वो फिर से लिख दें। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर आर अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। मगर वर्ड्सवर्थ जैसा हीलिंग पावर लिखने वाला कोई पोएट हमको दोबारे टाइम पे नहीं मिलने वाला। लेटर आर मतलब बाद वाले घंटों में, घंटों से मतलब है बात का वक्त, ऐसा दोबारा पैदा नहीं होने वाला। अदर्स विल टीच अस हाउ टू डेयर एंड अगेंस्ट फियर आवर ब्रेस्ट टू स्टील। तो कैसे स्ट्रांग बने, कैसे प्रॉब्लम्स को झेलें, कैसे अपने दिल को स्टील का बना लें। ठीक है, अदर्स विल स्ट्रेंथन अस टू बियर बट हु विल मेक अस फील। तो जो फीलिंग पैदा करते थे, जो हमारे हार्ट तक पहुंचने वाली पोएम लिखता था, वो अब कौन लिखेगा। भले आप हमारे दिल को बहुत ही स्ट्रांग बना दो, मजबूत बना दो। द क्लाउड ऑफ मॉरल डेस्टिनी। ठीक है, तो कौन ये बोलेगा कि हर बादल के पीछे एक क्या होता है, एक शाइनिंग की लकीर छिपी होती है। तो ये अब कौन बोलेगा। अदर्स विल फ्रंट इट फियरलेसली। तो बाकी जो सब हैं वो क्या करेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हु लाइक हिम विल पुट इट बाय। कौन है जो उसके सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बताने का काम तो सिर्फ वही करते थे, बाकी हम लोग, बाकी पोएट्स क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। वर्ड्सवर्थ उसका सॉल्यूशन बताते थे, अब वो कौन करेगा। तो अब लास्ट स्टेंजा है, सिर्फ 4 लाइन का है, और क्या कहते हैं, कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव। ठीक है, तो ये किससे बोल रहे हैं, रोथा से। रोथा इज वॉट, रिवर। इस रिवर के बगल में बैठ के वर्ड्सवर्थ ने बहुत ढेर सारी पोएम लिखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब अब पोइट मर चुका है, तुम्हारे बगल में उसने ज़िंदगी का बहुत टाइम बिताया है और बहुत सारी पोएम्स तुम्हारे बगल में बैठ के लिखी है, तो तुम उसके लिए एक काम करो। क्या कह रहा है कि कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव। तो उसके जो कब्र पे ऊपर जो घास उगी है उसको आपको फ्रेश रखना है। ओ रोथा, ठीक है, रिवर, विद दाई लिविंग वेव, अपनी हमेशा जिंदा रहने वाली लहरों से। सिंग हिम दाई बेस्ट, तो जो उसकी लिखी हुई सबसे बेस्ट पोएम है वही तुमको गानी है। कौन, किसको गानी है, रिवर को। ठीक है, फॉर फ्यू और नन हियर्स दाई वॉइस राइट नाउ ही इज गॉन। ठीक है, तो अब उसकी आवाज़ हम लोग नहीं सुन सकते
और सिर्फ तुम ही उसको अपनी आवाज़ सुना सकती है। क्यों? क्योंकि अब वो क्या कर गया है, चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या पता रिवर की आवाज़ वो सुन ले। क्यों? क्योंकि इंसानों की आवाज़ तो वो सुनने के लिए अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब चला गया है। तो इंसान उसकी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा कहने का मतलब है वर्ड्स अर्नोल्ड का। तो ये एक्सप्लेनेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।